हेलो फ्रेंड्स, मैं डन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड BP 201 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में यूरिनरी सिस्टम में रोल ऑफ किडनीज इन एसिड बेस बैलेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारी किडनीज हैं वो हमारे बॉडी के अंदर या सिंपली कहें ब्लड के अंदर जो एसिड बेस का बैलेंस है उसको किस तरीके से रेगुलेट करती है, उसको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे रोल ऑफ किडनीज इन एसिड बेस बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा किडनी है वो हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो एसिड और बेस है उसको एक प्रॉपर लेवल में बैलेंस करने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस कंडीशन में देखें तो जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है उसको कंट्रोल करते हुए हमारी किडनीज हमें देखने को मिलती हैं। ये हमारे जो एसिड्स हैं उनको भी ये एक्सक्रीट करने का काम करती हैं और जो हमारे बेसेज हैं उनको भी हमें एक्सक्रीट करते हुए किडनीज देखने को मिलती हैं। और जब ये हमारा यहाँ पे एसिड और बेस को बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं यूरिन के थ्रू, तो फिर हमारे बॉडी के अंदर हमें एसिड बेस बैलेंस प्रॉपरली एक लेवल में मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के बाहर का फ्लूइड है, या सिंपली कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें से जब हमारा एसिड एक्सक्रीट होता है तो फिर जो वहाँ पे हमारा जो ब्लड के अंदर एसिड है वो हमें अपने बॉडी से रिमूव होते हुए देखने को मिलता है। ऐसे ही जब हमारा जो यूरिन है उससे जो बेसिक सब्सटेंस है वो उसका एक्सक्रीशन होता है तो फिर हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमें जो एसिड जो बेस है वो हमें रिमूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस, तो आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ नोट्स प्रिपेयर किया है जो उतना ही अप्रॉक्सीमेटली वो लिखना है। इसमें मैंने थ्योरी कम इंक्लूड किया है, रिएक्शंस को हमने जो डायग्रामेटिक रिएक्शंस हैं उनको यहाँ पे उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से इंक्लूड किया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारे ब्लड की एसिडिटी है वो हमें जो H+ आयंस हमारे फ्लूइड में हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिलते हैं उसके कारण हमें उसके अंदर एसिडिटी देखने को प्राप्त होती है। और हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो H+ आयन है उनकी जो कंसंट्रेशन है जब वो हमारी किडनी रेगुलेट करती है तो फिर हमारे बॉडी के अंदर हमें एसिड बेस बैलेंस प्रॉपरली रेगुलेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और हमारा जो किडनी है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में H+ आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए तो यहाँ पे 3 जो फंडामेंटल मैकेनिज्म हैं वो यहाँ पे हमें किडनी में देखने को मिलती है। जो सबसे पहली मैकेनिज्म है वो है कि ये जो H+ आयंस होते हैं उनको ये सिक्रीशन जो उसका सिक्रीशन भी हमें किडनी से जो यूरिन है उसके थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो भी हमारे फिल्टर्ड होके SCO3 आयंस बाइकार्बोनेट आयन हमारे यूरिन में आ जाते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन भी हमें जो किडनीज हैं वहाँ से होते हुए और ये जो हमारे आयंस हैं ये फिर से ब्लड में जाते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे न्यू SCO3 आयंस हैं बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका भी प्रोडक्शन हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है। तो जो H+ आयंस हैं जब वो बॉडी से सिक्रीट होते हैं, बाहर निकलते हैं यूरिन के थ्रू, तो हमारा जो ब्लड है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे हमें एसिडिटी उसकी कम होते हुए देखने को मिलती है, या सिंपली कहें तो pH उसका हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है और वो एक नॉर्मल रेंज में आता है। उसके साथ साथ में जो हमारे SCO3 आयंस हैं जो कि बाइकार्बोनेट आयन कहलाते हैं और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बफर होते हैं हमारे ब्लड के, उसको भी हमारा जो यहाँ यूरिन है उसके थ्रू SCO3 आयंस एक्सक्रीट ना हो उसके जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है और हमें जो हमारी किडनीज हैं उसके थ्रू न्यू जो SCO3 आयंस है उसका भी प्रोडक्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो SCO3 आयंस हैं वो बफर की तरह ऐड करते हैं। अगर हमारे ब्लड में H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फिर ये यहाँ पे हमारा जो कार्बोनिक एसिड है उसमें हमें कन्वर्ट होते हुए और H+ आयंस को उस प्लेस पे उसके जो एसिडिक इफेक्ट है उसको हमें ख़त्म करते हुए देखने को मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये जो हमारी मैकेनिज्म है उनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो सबसे
पहली मैकेनिज्म है वो है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस आयंस या हाइड्रोजन आयंस। तो जो भी हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं उन्हीं के कारण बेसिकली हमारा पीएच क्या है, पीएच हमारा यहाँ पे जो हमारी निगेटिव जो log 10 की H प्लस आयन कंसंट्रेशन की निगेटिव log 10 की वैल्यू होती है वही हमारा यहाँ पे पीएच की वैल्यू होती है। तो H प्लस आयन जैसे जैसे बढ़ते हैं पीएच हमारा डिक्रीज होता है, पीएच कम होता है और हमारा जो वहाँ पे सिस्टम है उसकी एसिडिटी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और ये जो एसिडिटी है वो अगर एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो फिर हमारे जो किडनीज़ हैं वो हमें H प्लस आयन को एक्सक्रीट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हमारा यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस है, वहाँ पे उससे जस्ट निकलने वाली जो हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं उस प्लेस पे हमें यहाँ पे जो H प्लस आयंस हैं उनका एक्सक्रीशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या है, CO2 जो है वो हमारे वाटर से कंबाइंड होता है। जब ये वाटर से कंबाइंड होता है तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और जब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये जब हमारे जो फ्लूइड है उसके अंदर उसका डिसोसिएशन होता है, वो वहाँ पे डिसोसिएट होता है तो फिर वो वहाँ पे SCO3 आयंस और H प्लस आयंस को बनाने का काम करता है। और फिर जो H प्लस आयंस हमारे जो यहाँ पे है कह सकते हैं कि फिल्टर्ड फ्लूइड होता है उसमें जब H प्लस आयंस आ जाते हैं तो H प्लस आयन फिर हमें वहाँ पे सोडियम से एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। जो हमारे H प्लस आयंस हैं वो जब यहाँ सोडियम से एक्सचेंज होते हैं तो फिर एक्सचेंज होके H प्लस आयंस हमारे जो हमारी यूरिन है उसमें आ जाते हैं और यूरिन से सोडियम आयंस हमारे सेल के अंदर इंटर होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए इसको डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारी जो ट्यूबुलर सेल्स है, हमारी जो यहाँ पे कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम की जो हमारी ट्यूब है जो कि हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है वहाँ की जो सेल्स हैं वो ये स्ट्रक्चर है। और ये हमारे यहाँ पे जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है, जो ट्यूब के अंदर का बीच का खाली स्थान है वो हमारा ट्यूबुलर जो ल्यूमेन है वो कहलाता है। और इसके अंदर यूरिन हमें भरा हुआ देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि अलग अलग सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उससे रिलीज होता है और हमारे सेल के अंदर जो वाटर होता है H2O है, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर ये यहाँ पे H2CO3 का फॉर्मेशन हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो H2CO3 है ये जब डिसोसिएट होता है, टूटता है, आयनाइज होता है तो ये यहाँ पे SCO3 आयंस में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है और H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। और ये जो H प्लस आयन यहाँ पे बनते हैं सेल के अंदर वो फिर जो हमारे यहाँ पे सोडियम आयंस हैं जो कि यूरिन में या जो फिल्ट्रेट है उसमें है वो उससे फिर यहाँ पे हमें एक्सचेंज होते हुए H प्लस आयन अंदर आता है और जो H प्लस आयन है वो यूरिन में जाता है और यूरिन से सोडियम आयंस हमें अपने सेल्स के अंदर आते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे H प्लस आयंस हैं वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिन में आ जाते हैं और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारा SCO3 आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयन है, उनका जो नेट प्रोडक्शन होता है वो हमारे यहाँ पे H प्लस आयन का जो एक्सक्रीशन है उसका जो हमारा नेट एक्सक्रीशन है उसके हमें इक्वल देखने को मिलता है। जितने H प्लस आयंस हमारे यूरिन से बाहर निकलते हैं उतने ही जो SCO3 आयंस हैं वो हमें यहाँ पे प्रोड्यूस भी बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी यहाँ पे है दूसरी इसकी मैकेनिज्म है जिससे हमारी किडनी जो बॉडी है उसके एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है, वो है हमारा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड SCO3। तो जब हमारा जो यहाँ पे होता है जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसमें जब हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो उस कंडीशन में हमें काफ़ी सारे SCO3 आयंस अपने फिल्ट्रेट में आते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो SCO3 आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये काफ़ी हमारे एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है क्योंकि ये हमारा एक बफर की तरह ब्लड में एक्ट करता है। तो फिर ये हमारे यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उससे फिर से रीएब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में हमें जाते हुए देखने को मिलता है। और जब ये ब्लड में जाता है तो वहाँ पे वो एसिड बेस को रेगुलेट करने का काम करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे
पे जब हमारा ये जो H प्लस आयन है वो सिक्रीट होता है, तो उस कंडीशन में जितने हमारे SCO3 आयंस वहाँ पे फॉर्म होते हैं उसके 80 से 90% हमारे SCO3 आयंस हमें फिर से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग ये जो प्रोसेस है उसको देखें तो इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये अगेन हमारा जो ट्यूबुलर सेल है वो है, और ये हमारा जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है जहाँ पे यूरिन हमें फ्लो होते हुए देखने को मिलती है वो एरिया है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, H2CO3 का फॉर्मेशन करता है। H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो वो यहाँ पे SCO3 आयंस को फॉर्म करता है और हाइड्रोजन आयंस को फॉर्म करता है। हाइड्रोजन आयन हमारे ल्यूमेन में आ जाते हैं और उसके बाद में SCO3 आयंस हमें जो SCO3 आयंस हैं हमारे ये जो हमारे यहाँ पे है ट्यूबुलर सेल्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। जब H प्लस आयन अंदर की ओर आते हैं तो ये यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे यूरिन है या फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो हमारे SCO3 आयंस हैं उसके साथ में H प्लस आयन रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं, और जब H2CO3 यहाँ पे टूटता है तो फिर वो हमें यहाँ पे CO2 और वाटर में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ल्यूमेन है उसके अंदर जो SCO3 आयंस हैं वो H प्लस आयन से रिएक्ट किए, H2CO3 का फॉर्मेशन किए। H2CO3 जब टूटा तो वो CO2 और जो वाटर है उसमें कन्वर्ट हुआ। वाटर तो हमारा जो ल्यूमेन है उसी में रह जाता है, और जो हमारा CO3 है वो हमें आसानी से डिफ्यूज़ होके फिर से सेल के अंदर जाते हुए देखने को मिलता है, और फिर ये हमारे सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसके साथ में रिएक्ट करता है, H2CO3 को फॉर्म करता है, डिसोसिएट होता है और SCO3 में कन्वर्ट होके फिर से ये जो हमारा SCO3 है वो फिर से हमें यहाँ पे रीजनरेट होते हुए देखने को मिलता है, और फिर ये रीअब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आ जाता है, और H प्लस आयंस फिर हमारे ल्यूमेन में आ जाता है, और फिर से ये हमारे जो यहाँ पे यूरिन है उसके थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है बाइकार्बोनेट उसका हमारा जो फिल्टर्ड लोड है वो यहाँ पे कितना होता है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो हमें 180 कह सकते हैं लीटर पर डे के रेट से हमें फिल्ट्रेशन होते हुए देखने को मिलता है, और इसमें हर एक लीटर में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 24 मिली इक्विवेलेंट हमें जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 180 जो लीटर है वो पर डे हो रहा है, हर लीटर में 24 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कितना हो गया 4320 मिली इक्विवेलेंट पर डे हमारा बाइकार्बोनेट यहाँ पे फिल्टर्ड होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 180 लीटर जो हमारा यहाँ पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें जो हमारा यहाँ पे वाटर होता है उसका 99% हमें फिर से रीअब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलता है। तो लगभग हर दिन हमारा जो यूरिन है केवल वो 2 लीटर के आसपास हमें बनते हुए और एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलता है, 2 से 3 लीटर के आसपास होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फिल्ट्रेट है जो कि 180 ml 180 लीटर पर डे फॉर्म हुआ उसके अंदर हमारे 4320 मिली इक्विवेलेंट पर डे बाइकार्बोनेट आयंस हमारे फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये हमारा जो यूरिन है उससे एक्सक्रीट हो जाएंगे तो फिर हमारे बॉडी से हमें जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो तेज़ी से रिमूव होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे जो किडनी है उसका एक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो जो फिल्ट्रेट है उसमें से अधिकतर जो बाइकार्बोनेट है उनको फिर से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देता है, जिसके कारण कि उसका हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हमें कम ही होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारी जो तीसरी मैकेनिज्म है वो है प्रोडक्शन ऑफ द SCO3। तो जो हमारे SCO3 आयंस हैं बाइकार्बोनेट आयन हैं उनका हमें प्रोडक्शन भी वो बनते हुए भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखें तो जो हमारे एक्सेस H प्लस आयंस होते हैं वो जिनका कि एक्सक्रीशन होता है वो हमें फिर यहाँ पे जो न्यू बाइकार्बोनेट है उसको हमें जनरेट करते हुए देखने को मिलते हैं, और ये जो हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन का जनरेशन की न्यू बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन की प्रोसेस है वो हमारा जो अमोनिया बफर का सिस्टम है उसके थ्रू हमें
होते हुए देखने को मिलती है। तो जो हमारा होता है अमोनिया, वो बेसिकली हमारे अधिकतर जो अमीनो एसिड है उनका जब ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड में से जो अमीन ग्रुप है वो जब बाहर निकलता है तो फिर वो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। और ये जो अमोनिया वहाँ से निकलता है तो अमोनिया काफ़ी हार्मफुल हमारा सब्सटेंस है, तो ये हमारे बॉडी से जब रिमूव होता है तो उसकी जो बैड इफ़ेक्ट है वो हमें कम देखने को मिलते हैं। तो आइए ये प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारा प्लेस है, ये हमारा जो होता है वो रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो यहाँ पे है। मतलब जो हमारा यहाँ पे रीनल सिस्टम है, किडनी है, उसके अंदर के जो सेल्स हैं उनके पास का जो फ्लूइड है वो यहाँ पे हमारा रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। उसके बाद में ये हमारे प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल है उसकी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे हैं। ये हमारी जो सेल है वो है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसकी। और ये जो अंदर का एरिया है ये हमारा अगेन ट्यूबुलर ल्यूमेन है, जहाँ पे यूरिन हमें फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। तो एक हमारा अमीनो एसिड है जो कि ग्लूटामिन कहलाता है। ये ग्लूटामिन क्या होता है, ये ग्लूटामिन हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाते हुए देखने को मिलता है। और जो यूरिन में हमारा ये जो अमीनो एसिड है जो कि फिल्टर्ड होके जो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेट है उसके अंदर आ जाता है, वो भी हमारा ग्लूटामिन हमें सेल के अंदर जाते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा ग्लूटामिन है उसका जब डीअमीनेशन की प्रोसेस होती है उसमें से जो अमीन ग्रुप है वो जब निकलता है और इसका ब्रेकडाउन होता है तो इससे हमें NH4 आयंस बनते हुए देखने को मिलते हैं और नए बाइकार्बोनेट आयंस हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे है NH4 आयंस होते हैं वो बेसिकली सोडियम से हमें एक्सचेंज होके फिर ये जो हमारे यहाँ पे NH4 आयंस हैं वो हमारा जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है उसमें चले जाते हैं। और जो हमारा ल्यूमेन है वहाँ से सोडियम आयंस हमें यहाँ पे सेल के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं। और इस प्लेस पे देखें तो जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो फिर ये जो NH4 आयन है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं और ये यहाँ पे हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जो फॉर्मेशन है वो करते हैं और फिर ये हमारे यूरिन से हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग इसका जो एक और डायग्राम है उसको देख लेते हैं तो यहाँ पे अगेन हमारा ये जो एरिया है वो हमारा है रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारी जो होती है कलेक्टिंग जो ट्यूबुलर सेल्स है, मीन्स हमारा जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट उसकी, या जो हमारी होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स उसकी जो हमारी ट्यूबुलर सेल्स है वो ये जो सेल है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और अगेन ये हमारा ट्यूबुलर ल्यूमेन का एरिया है जहाँ पे यूरिन हमें मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें जो हमारा पोटेशियम आयंस होते हैं और जो हमारा सेल है उसके अंदर जो सोडियम आयंस हैं वो हमें यहाँ पे जो ATP है उसके थ्रू इनका हमें एक्सचेंज होते हुए यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इस प्लेस पे क्या है कि जो हमारा अमोनिया NH3 यहाँ पे फॉर्म हुआ था वो डिफ्यूज़ होके हमारा जो ल्यूमेन है उसके अंदर आ जाता है और फिर ये यहाँ पे जो हमारा है NH3 वो जो H+ आयंस जो इस प्लेस पे हमारे ल्यूमेन में है उसके साथ में रिएक्ट करता है, NH4 आयंस को फॉर्म करता है, जो उसके अंदर Cl आयंस है वो इसके साथ में रिएक्ट करते हैं और NH4Cl का सिंपली यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और जो NH4Cl है ये बेसिकली हमारे यूरिन से हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलता है। इस कंडीशन में भी जो हमारा इंटरस्टिशियल यहाँ पे स्पेस है वहाँ फ्लूइड है, वहाँ से जो हमारा CO2 है वो हमारे जो सेल है उसके अंदर आती हैं, सेल के अंदर जो वाटर है उससे रिएक्ट करती है। तो फिर यहाँ पे एक हमारा एंजाइम है जो कि कहलाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट CA एंजाइम, वो बेसिकली इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। H2CO3 फिर यहाँ पे H+ आयंस में डिसोसिएट होता है और SCO3 आयंस में यहाँ पे डिसोसिएट होता है। SCO3 आयंस फिर से हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं और जो H+ आयंस हैं वो हमें यहाँ से रिलीज होके फिर हमारे जो यूरिन है या फिल्ट्रेट है उसमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस है, जब ये प्रोसेसेस हमें कंटिन्यू देखने को मिलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यूरिन से हमें अधिक मात्रा में जो H+ आयंस हैं वो एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं और हमारे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो हमें फिर से
रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो H+ आयंस का रिलीज है और जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन और न्यू प्रोडक्शन जब होता है तो हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस है वो हमें प्रॉपरली मेंटेन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोगों ने जितनी भी डायग्रामेटिक रिएक्शंस के बारे में बात किया है उनको अच्छे से ध्यान दे के याद कर लीजिएगा, और इसमें जो मैंने जो हल्का फुल्का थ्योरी भी इंक्लूड किया है उसको भी याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से इसका आंसर अब कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा है किडनी, उसका एसिड बेस बैलेंस में क्या रोल होता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।